आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते होंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक्स देख लिए हैं? हमने नॉर्मल रेजिडेंस देख लिया, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी देख लिया, फाइनल गुड्स देख लिया, इंटरमीडिएट गुड्स देख लिया, टाइप्स देख लिए फाइनल गुड्स के, दैट इज द कंजम्पशन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप तो अकाउंट से अभी तक बहुत अच्छे से फेमिलराइज हो चुके होंगे, तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़े अकाउंटिंग टर्म्स तो आपको बनते होंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? टोटल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। अब कैपिटल स्टॉक मतलब क्या होता है जी? बताइए। कैपिटल स्टॉक मतलब दो चीजें आती हैं कैपिटल स्टॉक में, एक आता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आता है अनसोल्ड स्टॉक। इन दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ तो क्या बन जाता है मेरा? कैपिटल स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इतना तो आपको बनता होगा, राइट। तो जितना एडिशन होता है इकोनॉमी में, जितने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जितना अनसोल्ड स्टॉक होता है, सबको मैं अगर ऐड ऑन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी? नेट इन्वेस्टमेंट होती है एक्चुअल एडिशन इन दी कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ये टोटल एडिशन होता है, ये एक्चुअल एडिशन होता है। तो भाई एक्चुअल और टोटल के बीच में कोई तो गैप, कोई तो वास्ता, कोई तो बीच में होगा ना ब्रिज जो उसको कंप्लीट कर रहा है। हाँ जी, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जिसको अकाउंट्स पसंद है उसका तो डेप्रिसिएशन वैसे ही पसंदीदा होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इतना हो गया, आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए। चलिए, ये दो टर्म्स हमने समझ लिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब सिंपल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट। मुझे लिखने की जरूरत है क्या? फिर भी मैं लिख देती हूं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट। अब क्यों होता है एसेट्स की वैल्यू क्यों गिरती है? तीन वजह होती हैं। क्या क्या? नॉर्मल वियर एंड टियर, भाई समय के साथ नॉर्मल मशीनें भी तो खराब होंगी ना, हमारा जितना भी एसेट है वो भी तो खराब होता ही है, राइट। पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीज़ें खराब होती हैं, मशीनों में जंग लग जाती है, कोई भी चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब होता है। इंसान भी समय के साथ बूढ़ा होता है तो मशीन्स में भी थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या? कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है वैसे पीछे वाली टेक्नोलॉजी क्या होती है? थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगती है। आप फोन्स के साथ ही देख लीजिए, जैसे जैसे नए मॉडल्स आते जाते हैं वैसे वैसे पिछले मॉडल्स क्या होते हैं? थोड़े थोड़े स्लो होने लगते हैं, राइट। तो उनकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर है आपको? तीनों टर्म समझ आ गए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। चलिए अब इनके तीनों के बीच का रिश्ता देख लेते हैं, क्या भाई रिलेशन है इनके बीच में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या?
कि जो मेरा टोटल एडिशन है कैपिटल स्टॉक का वो एक्चुअल प्लस जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको मिलाकर मेरा टोटल एडिशन है। क्या मैं इसको अदर साइड में शिफ्ट करके ऐसे भी बोल सकती हूँ? चलिए इजी करने के लिए मैं इस साइड ही शिफ्ट कर देती हूँ। माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है जिसमें से कि मतलब एक्चुअल एडिशन क्या होता है जिसमें से कि डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। अब आप सोचेंगे मैम इसको याद करने की प्लीज एक ट्रिक बता दो। चलिए बहुत ही स्टूपिड सी ट्रिक है, कुछ स्टूडेंट्स हंसते भी हैं मेरी ट्रिक के ऊपर, लेकिन लेट्स सी। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है छन्ना, राइट। जिससे कोई भी चीज़ हम फॉल हो जाती है, चीज़ें गिर जाती हैं तो कम हो जाता है ना ऊपर सामान, तो मतलब क्या माइनस करना कोई भी चीज़ों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। कोई भी चीज़ अगर मैं नेट लगा रही हूँ तो ऊपर थोड़ी मोटी मोटी चीज़ बचेगी, नीचे से सब पतला पतला निकल जाएगा या छोटा मोटा सामान निकल जाएगा, तो उसको ही हम नेट बोलते हैं। तो मतलब चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती है चीज़ें। अब डेप्रिसिएशन इतना आपको याद करना पड़ेगा, राइट, कि डेप्रिसिएशन ही इससे माइनस होगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि मैम ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो फटाफट देखेंगे कि अच्छा ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना है, फटाफट उस टाइम करवाऊंगी, तो आपके ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको मैं शॉर्ट में NIT भी बोलती हूँ, राइट। NIT का फॉर्मूला क्या होता है? NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। किसी को पता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आप गुड्स एंड सर्विसेज पर पे करते हैं, राइट, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सिंपल। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि प्रोडक्ट को सस्ता कर देता है। सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, राइट, तो वो क्या करता है, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट को सस्ता कर देता है। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। फाइनेंशियल असिस्टेंस बोल लीजिए, उसका दूसरा नाम इकोनॉमिक असिस्टेंस भी होता है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो मेंशन कर लीजिएगा। इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोलते हैं कि ठीक है पैसों से रिलेटेड हेल्प अगर जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या हो गई, सब्सिडीज। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्पीकर है 500 रुपीज का, राइट, उसकी जो कॉस्ट है स्पीकर की वो 500 रुपीज है। गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया, GST लगा दिया, ठीक है, 10%। कितना होगा 500 का 10%? 50 रुपीज। अब वो कितने में बिक रहा है? 550 रुपीज में, प्लस कर देंगे इसको तो कितने में बिक रहा है? 550। तो इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? 50 रुपीज जो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, राइट। सब्सिडीज, अब 550 का स्पीकर मार्केट पे बिक रहा था, राइट। अब क्या हो गया, अब सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो अब फाइनल में मार्केट में कितने में बिकने लग गया? 540। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो 550 रुपए में, 550 रुपीज में मार्केट में बिकता, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई मैं सब्सिडी दे देती हूँ 10 रुपए की सबको, तो 10 रुपए का गवर्नमेंट ने एक तरीके से हेल्प कर दी हमारी, तो अब मार्केट में कितने का बिक रहा है? 540 रुपीज का। क्लियर है? अब आप सोचेंगे मैम ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ा ही क्यों रहे हो? इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस, जो कि आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज फैक्टर कॉस्ट है, कौन सी चीज मार्केट प्राइस। चलिए इसी एग्जाम्पल के तौर में लेके चलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हुई? फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो कि मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब
स्पीकर बनाने का बेसिक कॉस्टिंग क्या था 500, तो मेरी फैक्टर कॉस्ट क्या होगी ₹500। क्लियर है। मार्केट प्राइस क्या हुआ, जितने में सामान मार्केट में बिक रहा है, कितने में सामान मार्केट में बिक रहा है 540 रुपीज में, तो ये क्या हो गया ₹540। अब भाई फैक्टर कॉस्ट से मैं मार्केट प्राइस पर कैसे आई, अगर मैं देखूं तो मैंने प्लस इनडायरेक्ट टैक्स किया ना आईटी, अच्छा इसको आईटी बोल रही हूं मैं, इसको एस सब्सिडी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, वैसे भी करते हैं एग्जाम में, लेकिन हम फुल फॉर्म्स लिख कर आएंगे, राइट, शॉर्टकट्स नहीं अलाउड है बोर्ड्स में। अगर शॉर्टकट्स अलाउड है तो आपको साइड में एब्रीविएशंस करके उसका लिखना पड़ेगा, आईटी स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्सिडीज। ओके, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। ओके, प्लस आईटी किया, माइनस, यहां पे हमने माइनस किया था, माइनस सब्सिडीज, तो प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज तो क्या हो गया एनआईटी, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि अगर मुझे मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, देखिए जो भी मेरा एंड रिजल्ट होता है, हमेशा मैं नेशनल इनकम का बेस बना रही हूं, जो भी एंड रिजल्ट होता है वो मेरा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, एलएचएस पे होता है, मैं लेफ्टी हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो मार्केट प्राइस पे अगर मुझे पहुंचना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करूंगी, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी किया, तभी तो मैं मार्केट प्राइस पर आ पाई। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इन शॉर्ट इसको मैं ये लिख सकती हूं प्लस एनआईटी, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को तो मैंने एनआईटी बोला था, राइट। मैं बोल सकती हूं मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, और मुझे तो ये पता ही है ना कि मार्केट प्राइस मेरी फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसमें टैक्स लगेगा, सब्सिडी भी लगेगी। क्या हमेशा ज़्यादा होगी, मेरा क्वेश्चन अब ये है, ये तो अब आप कमेंट्स में बताइएगा, आपको देखते कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर करूँगी उस आपके आंसर करने के बाद। क्लियर है, मैं ये क्वेश्चन मार्क पे छोड़ रही हूँ आपके लिए, राइट, कि क्या फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से हमेशा कम होगा, या ऑपोजिट सेंस में अगर बोलूँ तो क्या मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगा, राइट। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, देखते हैं किसको आंसर बनता है इस चीज़ का। क्लियर है, अगर मुझे इसको मैं एनआईटी को इस साइड ले जाऊं तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, राइट, बन गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, ये 3 कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से होने चाहिए। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाला पढ़ा वो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, एनआईटी ये वाला, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड एनआईटी का रिलेशन, एंड लास्ट इज जो कि हम आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, इज एनएफआईए, right, net factor income from abroad. So let's see that. I hope this is clear. Net factor income from abroad. जिसको हम शॉर्ट में NFIA भी बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले समझने से पहले चलिए कंपोनेंट्स पहले देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम मतलब क्या, अगेन जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मुझे इनकम मिलती है, लैंड से क्या मिलता है, रेंट, लेबर से वेजेस,
लैंड लेबर कैपिटल से इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब्रॉड को हम आपको बहुत जगह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेरे नॉर्मल रेसिडेंट्स बाहर हैं, सपोज 1 साल से कम के लिए जो लोग बाहर हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट्स हुए ना, इंडिया की ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, राइट। तो उनकी जितनी भी इनकम होगी उनको इंक्लूड करेंगे। और ऐसे बहुत सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स बाहर के होंगे, सपोज चाइना के लोग इंडिया में हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन फॉर लेस देन 1 ईयर है, राइट, तो वो उनके ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। उनके नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे तो भाई मेरी नेशनल इनकम में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे उस चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, कि भाई उनकी जितनी भी इनकम है वो उसको मैं माइनस कर दूं। क्लियर है आपको? अब अगेन NFIA का टॉपिक हम पढ़ते ही क्यों है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को डिफरेंशिएट करने के लिए। नेशनल इनकम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम से बनता है और डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनता है, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो भाई मेरे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का कोई लेना देना ही नहीं है, अब्रॉड तो कहीं आता ही नहीं है सीन में। नेशनल इनकम में आता है क्योंकि मेरे बहुत सारे रेसिडेंट्स जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो मुझे उनकी इनकम को भी तो अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, राइट। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। प्लस NFIA, क्योंकि नेशनल इनकम में तो डोमेस्टिक जो मेरे पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, उसकी इनकम तो होगी होगी, प्लस जो मेरे रेसिडेंट्स बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को भी तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो NFIA। अगेन इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं इस साइड, तो नेशनल इनकम माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम एक नैरोअर टर्म है और नेशनल इनकम मेरा एक ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि नेशनल इनकम मेरे सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के बेसिस पर होते हैं और मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स अब्रॉड में भी हो सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स आप टॉपिक पढ़कर आए हैं, राइट। क्लियर है? अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या NFIA हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, या जीरो भी हो सकता है? भाई बड़ी सिंपल मैथ्स है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ज्यादा होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, NFIA वुड बी ग्रेटर दैन जीरो, राइट, वुड बी ग्रेटर दैन जीरो। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा होगा तो NFIA वुड बी लेस दैन जीरो। अगर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों जितनी इनकम बाहर से आ रही है, जितनी इनकम मुझे लोगों को पे करनी पड़ रही है, वो दोनों बराबर होंगे तो NFIA भी जीरो हो जाएगा, राइट। बड़ी सिंपल सी मैथ्स है, कोई भी आपका फंडा लग सकता है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया NFIA का, राइट। व्हाट इफ NFIA डायरेक्टली नहीं गिवन है, राइट, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम प्लस करके NFIA निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं 3 कंपोनेंट्स NFIA के। अगर NFIA गिवन नहीं होता है तो इन कंपोनेंट्स को प्लस करके NFIA कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कैसे निकला? नेट वर्ड आ गया, मतलब कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमने NFIA का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, वैसे ही हम निकाल लेंगे। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब रेंट के फॉर्म में आपको मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इंटरेस्ट या प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो आपका कैसे निकलेगा इसमें भी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगेन सिमिलर थिंग। एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आपके लिए नया वर्ड है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब होता है
वो अर्निंग्स, वो प्रॉफिट जो हमारा बचता है, जो हम सेव करते हैं आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। आपको सिर्फ इतना ही जानना है। इसका डिटेल क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं घुस रही हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली वो प्रॉफिट जो बचता है आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड हम जब पे कर देते हैं। क्लियर है? तो इसका भी कैसे निकलेगा, नेट वर्ड कैसे निकला फिर यहाँ पे, रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स टू अब्रॉड या टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर NFIA गिवन नहीं है तो आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, NFIA। क्लियर है? आपको तीनों बहुत अच्छे से बनने चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन का लेना देना रिलेशन आपको बनना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड आपको बनना चाहिए डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि अगर ये तीन बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव नहीं कर पाएंगे। सो मेरी बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बेसिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। अगर इन बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे ना, आपका नेशनल इनकम ऐसे आपसे चुटकी बजा कर होगा और बिल्कुल नेशनल इनकम से ईजी चैप्टर कोई नहीं लगेगा आपको, राइट? आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पढ़ते रहिए और थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आई एम देयर फॉर यू। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।